बिना किसी को बताए, 12 वर्ष के थे, पूरा दिन यहाँ रहे और यहाँ से मिट्टी लेके गए शहीदों के खून से। अमृतसर में आए, वहाँ से मिट्टी इकट्ठी की, जलियांवाला बाग से लेके। शहीद भगत सिंह जी मेरे पिताजी और वो पूरी पीढ़ी, उनका जन्म लायलपुर और लाहौर का है। भगत सिंह जी के पिताजी मेरे दादाजी किशन सिंह जी पर 42 राजद्रोह के मुकदमे। नया तर्ज ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। उनके अखबार में नौकरी करने लगे, उसके बाद अलीगढ़ पत्रकारिता भी की है शहीद भगत सिंह जी। बिल्कुल, इन्होंने 2 धमाके किए। वो बम किसी की जान लेने के लिए नहीं थे। हैं अभी तैयार मर मिटने को, मस्ताने बहुत लिखे जाएंगे हमारे खून से, अफसाने बहुत। हाल फिलहाल में जो है 15 अगस्त देश मना रहा है, जो है महोत्सव में जो है देश जो है पूरी रंगीनों में डूबा हुआ है। और यही नहीं जो है हर देशवासी के अंदर जो है खुमार भरा हुआ है देश की स्वतंत्रता को लेकर। जो है कैसा वो दौर रहा होगा जब गुलामी काल जो है भारत के में रहा होगा, कितनी प्रताड़नाएं सही होंगी, कितने प्रताड़ित किए गए होंगे अंग्रेजी अफसरों के द्वारा, कैसे कोड़े खाए होंगे, कैसे लटके होंगे फांसी के फंदे पर, और कैसे जो है उन परिवारों ने झेला होगा उस दंश को जो है जिसको जो है अंग्रेजी काल के नाम से जानते हैं। उस तमाम दंश पर जो है या तमाम उस पिक्चर पे बात करने के लिए हाल फिलहाल में जो जीडी न्यूज़ के जो है किससे जीडी न्यूज़ के साथ में जो है हमारे साथ में जो है शहीद आजम भगत सिंह जी के जो है भतीजे किरणजीत सिंह सिंधु जी हमारे साथ में, इनसे बातचीत करेंगे और जो शहीद आजम के परिवार की भी तमाम बातें इनसे रहेंगी। और बातचीत इस बात की भी रहेगी जो शहीद आजम जो है शहीद आजम बनने के लिए भगत सिंह जी को जो है किस दौर से गुजरना पड़ रहा है, किस तरह का परिवार था, किशन सिंह जी के तैयार किए गए संस्कार जो है उस परिवार में जो है कैसे उन लोग को मिले होंगे। और जो है यही नहीं, उनके छोटे भाई अगर हम बात करें सरदार कुलतार सिंह ने जो है उस संस्कारों को जिंदा रखा है और पूरा परिवार जो है स्वतंत्रता सेनानी बनने का काम उस समय किया। प्रताड़नाएं इस परिवार ने भी बहुत सही है, 2 लोग जो है अपने परिवार के जो है इन्होंने शहीद होने का काम किया है। और जो है खून के आखिरी बूंद तक जो है अगर आवाज़ इनके परिवार से आ रही है, यही आ रही है कि जो है एक एक बूंद जो है देश के नाम खून का जो है चढ़ा दिया जाए तो भी जो है कम नहीं होगा। हम बातचीत करेंगे शहीद आजम जी के परिवार के से जन्म लेने वाले जो है किरणजीत सिंह सिंधु जी से, और बातचीत इस बात की रहेगी, चर्चा इस बात की रहेगी जो शहीद आजम जी का जन्म जो है कैसे हुआ। और उन्होंने यही नहीं, एक उनकी कहावत बड़ी प्रचलित हो रही है कि खेत में गए पिता किशन सिंह जी के साथ में जो है जब गन्ने की जो है लगाया जा रहा था, गन्ना बोआ जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि गन्ने के छोटे छोटे पीस उठा के धरती में गाड़ने शुरू किए। और धरती में जैसे लगा रहे थे तो पिता ने पूछा, बेटा कर क्या रहे हो? आखिर बंदूकें लगा रहा हूँ। बेटे गोलियां निकलेंगी, किसको लगेगी? बोले अंग्रेजी दुश्मन को जाके गोलियां लगेगी। वही गोलियां लगाने का उन्होंने काम किया। किरणजीत सिंधु जी आपका जीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। किससे जीडी न्यूज़ में जाए आपसे बातचीत की जाएगी और चर्चा की जाएगी, शहीद आजम जी के संबंध में बात की जाएगी, पूरे जीवन वृत्तांत पर बातचीत की जाएगी। और ये जो पात्र रखा हुआ है जिसके बारे में आपने जानकारी दी है कि जैसे शहीद भगत सिंह राजगुरु और जो हमारे तीसरे थे क्या नाम था उनका, सुखदेव जी के जो अस्थियां इसमें लाने का काम हुआ था, उस तमाम चर्चा आपकी रहेंगी। पूरा अगर आपने उस तरह का मेंटेन किया हुआ, शहीद भगत सिंह जी का नाम इसका रखा हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत किसी के साथ में है आपका और सारे दर्शकों का बहुत अभिवादन करता हूँ जी। शुरुआत यहीं से करते हैं, पृष्ठभूमि परिवार की कैसे रही है? हिंदुस्तान में खड़खड़े गांव में आप रहे हैं, उसके बाद जो फिर पाकिस्तान जाना पड़ा है, पाकिस्तान से फिर हिंदुस्तान आना पड़ा है। किस तरह के संस्कार, किस तरह की मिट्टी में पले बढ़ा है आपका परिवार, थोड़ा बताने का कार्य करें। जो गांव खटखड़ कलां है जालंधर के पास, जो एक नया ज़िला भगत सिंह जी के नाम से बना दिया गया, ज़िला शहीद भगत सिंह नगर, तो वहाँ पर वो पैतृक गांव है जिसमें मेरी सारी पूर्वज और सारी पीढ़ियाँ वहाँ रहीं। 1895 में परिवार यहाँ से लायलपुर चला गया क्योंकि वहाँ ज़मीन नई निकली थी, एक नहर वहाँ पर फिर ले ली। तो 1895 के बाद शहीद भगत सिंह जी मेरे पिताजी और वो पूरी पीढ़ी, उनका जन्म लायलपुर और लाहौर का है। उनकी शिक्षा दीक्षा राजनीतिक गतिविधियाँ सब वहीं की थी।
और वहीं पे उन्होंने आंदोलन किए और वहीं उन्हें फांसी हुई। तो 47 के बाद परिवार फिर खटकड़ कलां आ गया और 2-3 वर्ष वहाँ रहने के बाद मेरी दादी जी विद्यावती देवी, मेरे दादाजी सरदार किशन सिंह, ये तो गांव में रुके और भाई बहन जो हैं वो अलग अलग स्थानों पे स्थापित हो गए। तो मेरा परिवार सहारनपुर आ गया उसके बाद 1950 में। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, आपने बोला कि दादा और दादा जो है गाँव में रह गए, सरदार किशन जी। सिंह जी और माता जी विद्यावती जी है अपने जो है पैतृक गाँव में रह गए। पूरा परिवार जो है देश भर में अलग अलग जगह रह रहा है। थोड़ा बता सकते हैं ये सरदार कुलतार सिंह जी के ये कितने भाई थे, शहीद आजम भगत सिंह के अलावा कौन कौन परिवार में थे, और हाल फिलहाल में किस किस जगह रह रहे हैं? भगत सिंह जी परिवार में सबसे बड़े बेटे थे और 5 भाई थे। सबसे बड़े भगत सिंह जी, दूसरे नंबर पे श्री कुलबीर सिंह, जिनका परिवार फरीदाबाद हरियाणा में है। उसके बाद मेरे पिताजी कुलतार सिंह, हम लोग सहारनपुर में हैं। और मेरे 2 चाचा जी रणवीर सिंह और राजेंद्र सिंह, ये उत्तराखंड में बाजपुर एक जगह है काशीपुर के पास, वहाँ पर इन्होंने अपना फार्म बनाया, वहाँ चले गए। और मेरी 3 बुआ, जिनमें से सबसे बड़ी बीबी अमर कौर, उनके बेटे लुधियाना में होते हैं, और दूसरी 2 बुआ प्रकाश कौर और शकुंतला, उनके परिजन अब विदेश में हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर स्थापित हो। सर किस तरह का दौर रहा होगा, क्योंकि जो दादा बाबा से आपने या दादी के मुख से आपने सुनने का काम हुआ, पिताजी ने बहुत सारी बातें बताई होंगी उस दौर की, और जिस तरह से यातनाएं देने का काम उन लोगों ने किया। अभी हाल फिलहाल में आप बता रहे थे कि यह कोल्लू में बैल की जगह जी चाचा जी को जोता गया। मेरे परिवार की 2 शहादतें हुई। एक तो भगत सिंह जी के चाचा सरदार स्वर्ण सिंह, 1910 में कोल्लू में उन्हें बैल की जगह जोड़ा गया, यातनाएं दी गई और इसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। और दूसरी शहादत सरदार भगत सिंह जी की आपको और सबको विदित है। और इसके अलावा भगत सिंह जी के पिताजी मेरे दादाजी किशन सिंह जी पर 42 राजद्रोह के मुकदमे चले। उनके दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह, जो किसान नेता थे, लाला लाजपत राय के साथ मिलकर जिन्होंने पगड़ी संभालो जटा का आंदोलन चलाया, सरकार उनसे डर गई और बर्मा में उन्हें निर्वासित कर दिया 2 वर्ष के लिए। तो लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह और लोकमान्य तिलक मांडले की जेल में वहाँ रहे। उसके बाद लौट के आए तो फिर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, तो वो दोबारा से स्वतः विदेश चले गए एग्जाइल में, और 40 वर्षों तक वो विदेश में उन्होंने संघर्ष किया देश की आज़ादी के लिए, जर्मनी में, इटली में। और 1947 में वो लौट के भारत आए और 15 अगस्त के दिन आज़ादी का सूरज देख के उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, मैं चलता हूँ, और प्राण त्याग दिए। तो ये पृष्ठभूमि थी, मतलब अंतिम क्षण जय देश को बलिदान करके चले गए, जय देश की आज़ादी का पहला सूरज जब वो देख रहे थे, जय उधर जब प्राण उनको जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा हो रहे थे अंतिम लक्ष्य को जब प्राप्ति कर वो जा रहे थे। तो ऐसे पृष्ठभूमि से भगत सिंह जी आए। जब वो 12 साल के थे तो जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन कांड हुआ, बैसाखी का दिन था। ब्रिटिश जर्नल ने बिना किसी अपराध के जो लोग वहाँ बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे उन पर गोली चला दी। जनरल डायर के आप जनरल डायर ने। तो भगत सिंह जी पर और पूरे देश पर बहुत इसका प्रभाव पड़ा। वो चुपचाप लाहौर से अमृतसर आए, 40 किलोमीटर का फर्क था, शायद रेल में आए होंगे, बिना किसी को बताए। 12 वर्ष के थे, पूरा दिन यहाँ रहे और यहाँ से मिट्टी लेके गए शहीदों के खून से। अमृतसर में आए, वहाँ से मिट्टी इकट्ठी जलियांवाला बाग से, और भाई बहनों को शाम को इकट्ठा करके कहा कि नमन करो इस मिट्टी को जिसमें निर्दोष भारतीयों का खून है, जिन्हें बिना किसी कारण के ब्रिटिश सरकार ने गोलियों से भून दिया। ये वो पल था जिसने उनका इरादा पक्का किया। हालांकि उनके पिताजी, उनके दादाजी, चाचा सब आंदोलन में थे, लेकिन उनका भी जो मजबूत इरादा उन्होंने कर दिया कि भाई अंग्रेज़ों को निकाले बगैर हम सांस नहीं लेंगे, चैन की सांस नहीं लेंगे। तो उसके बाद जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे स्कूल में, तो उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया और युवाओं के जागरण का काम किया, ड्रामेटिक क्लब बनाया, और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि जो सोई हुई कौम ऐसे जगाएं। उन्होंने वीर सावरकर की पुस्तक
भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम, इसे प्रकाशित कराया। वो बैन थी, उस पर अच्छा, उसको बैन किया हुआ था, बैन किया हुआ था, तो अंग्रेज सरकार ने बैन किया चोरी से प्रकाशित करके वितरण किया उसका। और फिर वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए। उनका जब उन्हें कहा गया कि आपकी शादी करना है, परिवार ने कहा, दादी ने कहा, तो घर छोड़ के कानपुर आ गए। और यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत प्रसिद्ध पत्रकार थे जी प्रताप अखबार छापते थे, जी। उनके अखबार में नौकरी करने लगे। उसके बाद मतलब अलीगढ़ पत्रकारिता भी की है शहीद भगत सिंह जी ने। बिल्कुल। और उसके बाद फिर वो कुछ समय तक 6 महीने के करीब अलीगढ़ में उन्होंने अध्यापन भी किया एक स्कूल में। वो परिवार भी अभी तक है अच्छा, जिनके जिसके यहाँ पे साथ में रहे हैं रहे। वो रह रहे। तो बाद में फिर परिवार ने पता किया और उन्हें कहा कि आपको विवाह के लिए विवश नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अनुभव था कि उनकी 2 चाचियां, एक के पति शहीद हो गए, वो विधवा हो गई, और दूसरे के पति विदेश चले गए, पता नहीं जिंदा है या मर गए, वो भी एक विधवा की निष्कासन होके विदेश। निष्कासन होके। तो वो नहीं चाहते थे कि एक और महिला मेरे पत्नी बन के आए और वो भी अपना जीवन ऐसे विधवा का व्यतीत जीवन करे। जिए। तो उन्होंने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो इस आंदोलन में आए, चंद्रशेखर आजाद जी के संपर्क में आए। और अभी कुछ दिन पहले हमने काकोरी कांड की, काकोरी एक्शन की 100वां वर्ष चल रहा है, बनाया है। तो उसमें कुछ लोगों को फांसियां हुई, अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को, और 17 लोगों को आजीवन कारावास हुए। तो उसके बाद जो एक सिर्फ आज़ाद बचे थे, बाकी सब पकड़े गए थे। तो उसके बाद जो एक शून्यता आ गई, वैक्यूम आ गया था पार्टी में, उसे भगत सिंह जी ने भरा। पूरे देश में घूम के क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया और संघर्ष में आगे बढ़े। तो सबसे पहला मौका आया जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन एक वो आयोग था जो भारतीयों को ज्यादा अधिकार देने के लिए बनाया गया था। और विडंबना ये थी कि एक भी हिंदुस्तानी मेंबर नहीं था उसका, सारे अंग्रेज थे। तो जगह जगह इसका विरोध हुआ। लाहौर पहुंचे, बंबई में, दिल्ली में, हर जगह विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लॉलीपॉप का नाम पर दिया जा रहा था कि जी जी जी, तो वहां पे साइमन वापस जाओ के नारे लगाते हुए विरोध किया गया। तो लाठीचार्ज बहुत जबरदस्त किया पुलिस ने। लाला लाजपत राय का सर उसमें शायद फूटा था, सर फूट गया और उनका देहांत हो गया। तो सारे देश में बड़ा शोक हुआ कि भाई इतने बड़े नेता को लाठियों से दिन दहाड़े शहीद कर दिया। तो बंगाल में सी.आर. दास थे, उनकी पत्नी, बंगाल के नेता थे सी.आर. दास, उनकी पत्नी ने आह्वान किया कि देश की तरुणाई में, देश के युवकों में कोई ऐसा है जो इस राष्ट्रीय अपमान का बदला ले सकता। तो उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया। हालांकि वो मानव जीवन को पवित्र मानते थे, खून बहाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न हो तो कुछ भी किया जा सकता है जी। तो उन्होंने उस सैंडर्स का वध किया जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। और डीएसपी था लाहौर पुलिस का, और उसको उन्होंने उड़ा दिया गोली से, और उसके बाद फरार हो गए दुर्गा भाभी के साथ, कलकत्ता चले गए। और उसके जल्दी बाद 1929 में अप्रैल में 2 विधेयक केंद्रीय असेंबली में लाए गए, जहां हमारे लोकसभा का सदन था पिछले वाले भवन मोदी में। ने जिसको चेंज जी जी, तो उन्होंने वहाँ वो भी सदन रहा है उस जमाने में, अंग्रेजी काल का सदन वही रहा है। हाँ जी, केंद्रीय असेंबली कहते थे। तो उसमें बहुत सारे मेंबर भारतीय थे, मोतीलाल नेहरू थे, जिन्ना थे, और तो ये सब लोग थे। तो सदस्यों ने वो 2 विधेयक फेल कर दिए, उन्हें मंजूर नहीं किया। लेकिन वायसराय के पास अधिकार था कि वो किसी भी बिल को पास कर सकता था। तो जैसे ही मुझे सदन के मायने खत्म हो जाते हैं, तो अपने मर्जी से चला देता है, क्योंकि अधिकार उनके पास जी जी जी, सरकार उनकी थी। तो वो 2 विधेयक थे, आंतरिक सुरक्षा बिल और मजदूरों के संबंध में बिल, जो उनकी हड़ताल की उस पर पाबंदी लगाए, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। तो जैसे ही उसकी घोषणा हुई, ये दर्शक दीर्घा में बैठे थे, भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त सदन में तो उस समय सदन में दर्शक दीर्घा में थे, पब्लिक गैलरी में। इन्होंने 2 धमाके किए। वो बम
किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, उसमें ऐसा कोई तत्व नहीं था कि चोट पहुंचती, और खाली बेंचों पे फेंके और इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगा के अपने को गिरफ्तार करा दिया। तो चेताने के लिए बम फेंके? जी जी। तो उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है, सरकार बहरी हो गई है तो इसे सुनाने के लिए हमने ये आवाज की है जी। और दबे कुचले करोड़ों लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए। तो ये इस चीज से पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ आया कि अब हिंदुस्तान करवट ले रहा है और अब इसे गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। वो चाहते तो भगदड़ में भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी दी और अगले 1.25 वर्ष तक उन पर मुकदमे चले। पहला मुकदमा दिल्ली के सेशंस कोर्ट में चला, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया गया। फिर उनके ऊपर लाहौर में हाई कोर्ट में केस चला और फिर एक विशेष अदालत, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, उसमें उन पर मुकदमा चला। तो 1.25 वर्ष तक चले। उन्होंने कोई वकील नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो काम हमने किया स्वीकार करते हैं, क्यों किए, हमारा मंतव्य क्या है, ये बताने के लिए हम लोग अदालत को एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने पूरा अपना वो संदेश पूरी दुनिया को दिया। जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हें अपराधियों के तौर पे इनके साथ व्यवहार था, तो उन्होंने 114 दिन की लंबी भूख हड़ताल की। पहले बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने की, बाद में सब साथी शामिल हुए, जिसमें बंगाल के क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ दास 63वें दिन शहीद हो गए। तो वो सरकार जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, उस सरकार को झुकना पड़ा और झुकने के बाद इनकी सारी मांगें मानी गई। इन्हें पढ़ने के लिए सामग्री मिलेगी, साफ कपड़े मिलेंगे, एक सम्मानित ढंग से जेल काटने का अवसर मिलेगा। और ABC क्लास जो बनी हैं जेल में श्रेणियां, उनके बलिदान की वजह से बनी। जी, कैटेगरी जो कैटेगरी ABC मिलती है, उससे पहले कोई कैटेगरी नहीं थी जी। तो जो ट्रिब्यूनल बना उसमें भी विवाद रहा, क्योंकि इन्हें पता था कि जो सजा इन्हें मिलनी है वो सरकार ने पहले से तय करी हुई है। तो वहाँ पर नगमे गूंजते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और साथ में मेरा रंग दे बसंती चोला। तो अंग्रेज जो वकील थे, सरकारी वकील, वो इसका विरोध करते थे। तो इस विरोध की वजह से कुछ वहाँ आपसी मुटाव हुआ और उन्होंने अदालत में जाना बंद कर दिया और उनकी अनुपस्थिति में ही 7 अक्टूबर 1930 को सजा सुना दी। फांसी आप तक कर दिया? फांसी इन्हें 3 लोगों को फांसी, भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव को, और बाकी इनके साथियों को आजीवन कारावास हुए, जिनमें शिव वर्मा, जयदेव कपूर, गया प्रसाद कटियार, ये बहुत से लोग, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों को आजीवन कारावास और अंडमान में काले पानी की सजाएं दी गई। तो जेल में वो बहुत प्रसन्न रहते थे और उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई कब मैं परीक्षा में सफल होऊंगा। आमतौर पे आदमी घबरा जाता है, परीक्षा रहती है उसको, उन्हें उस घड़ी की इंतजार थी। ये कहा गया कि आप दया की प्रार्थना करें वायसराय से, उन्होंने मना कर दिया। बल्कि उनके पिताजी ने, सरदार किशन सिंह जी ने, एक याचिका दे दी जिसमें उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये सैंडर्स के मर्डर के दिन यहाँ नहीं थे, बाहर थे। आप जानते हैं कि सबूतों के आधार पे चलती है अदालत की कार्रवाई। उन्होंने पिता का दिल भी जुड़ा हुआ था, पिता का दिल जुड़ा हुआ था। तो भगत सिंह जी को बहुत इस पे गुस्सा आया, आक्रोशित हुए। उन्होंने पिताजी को बुलाया और कहा कि आप बहुत महान देशभक्त हैं, लेकिन परीक्षा की इस घड़ी में आप पुत्र प्रेम में आके कमजोर पड़ गए और आप बाहर जाके इस याचिका को वापस लें और प्रेस में आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि मेरे से गलती हुई, मैंने गलत ये बयान दिए। तो पिताजी का भी बड़प्पन था कि उन्होंने ये सब किया, एक्सेप्ट किया जी। तो सरदार भगत सिंह ने वायसराय को ये कहा, अपनी दया की प्रार्थना मित्रों के बहुत जोर देने पे कही कि हमारे पे यह अभियोग है कि हमने ब्रिटिश राजा के खिलाफ युद्ध किया है, इस नाते से हम युद्धबंदी हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप
ब्रिटिश फौजी दस्ता भेज के हमें बजाय फांसी देने के गोली से उड़ाए। तो इसी दौरान उनको 24 मार्च 1931 को फांसी की तिथि तय हुई थी। तो मेरा परिवार अंतिम बार भेंट के लिए 3 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल लाहौर गया और मेरे पिताजी सरदार कुलतार सिंह 12 वर्ष के थे। तो एक आप अजीब बात देखिए कि जितने मिलने के लिए परिवार के जन गए थे वो सब रो रहे थे, गमगीन थे, और भगत सिंह जी हंस हंस के सबको दिलासा दे रहे थे कि कोई बात नहीं, ऐसी परीक्षा की घड़ियां तो आती हैं, कोई बात नहीं। नमन है सर आपके परिवार। तो मेरे पिताजी की आंखों में भी आंसू आ गए। तो उन्हें अंतिम पत्र उन्होंने लिखा, भेंट के बाद पत्र लिखा जो उर्दू में है, मैं आपको उसका अनुवाद भी बताता हूँ। प्रिय कुलतार, अजीज कुलतार, आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान करना। और कहा कि और मैं क्या क्या कहूँ, तो कुछ शेर लिखे नीचे। उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। अंग्रेज़